जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 जीके के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितने सवाल सही हुए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आप पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन कवि थे? तो किसके समकालीन कवि थे? ऑप्शन नंबर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 बाबर, ऑप्शन नंबर 4 शेरशाह। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन किसके समकालीन थे? शेरशाह के। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? कौन सा मुगल सम्राट अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था? तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग सभी जितने भी ऑप्शन हैं सब मुगल सम्राट ही हैं। तो दोस्तों, इसमें से पूछा है कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 है औरंगजेब और ऑप्शन नंबर 4 है अकबर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो दोस्तों, औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन है 1 शिवाजी, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 गौरी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया था? गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शिवाजी ने सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी, वो भी किसके प्रति? औरंगजेब के प्रति। शिवाजी पहाड़ियों में छुप छुप कर औरंगजेब के सैनिकों से युद्ध लड़ा करते थे, जो इनके छुपने की क्रिया को ही गोरिल्ला युद्ध का नाम दिया गया। गोरिल्ला युद्ध इनके बाद तात्या टोपे ने शुरू किया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से तात्या टोपे लड़ते वक्त मारे गए। चलिए दोस्तों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी। शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 1526, ऑप्शन नंबर 2 1556, ऑप्शन नंबर 3 1776, ऑप्शन नंबर 4 1761। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है 1526। इस 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1500 में 1776 में कोई भी युद्ध नहीं और 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1761। 1761 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो अफगानों और शिवाजी के मध्य लड़ा गया था। शिवाजी और अफगानों, या फिर आप कह सकते हैं शिवाजी और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था। तो दोस्तों, पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में हुआ था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सेलेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 फैंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, या भूकंप का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बैरोमीटर, फेडोमीटर, सिस्मोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैरोमीटर, इससे वायुमंडल दाब को मापा जाता है। फेडोमीटर, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप एक ऑप्शन बचेगा, तो राइट आंसर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग, हृदय का कौन सा भाग धड़कता है? हृदय का कौन सा भाग धड़कता है? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 अलिंद, ऑप्शन नंबर 2 निलय, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी तक आपने सुना था कि हृदय धड़कता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है हृदय का कौन सा भाग, हृदय का कौन सा भाग धड़कता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 निलय। निलय का भाग, जो हृदय का निलय वाला भाग होता है, यही धड़कता है, यही पंप करता है। अलिंद का काम धड़कने का नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को लड़ो और उड़ो, किस ग्रंथि को लड़ो और उड़ो कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन है किस ग्रंथि को लड़ो और उड़ो कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर 2 है पीयूष, ऑप्शन नंबर 3 है जठर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्प्लीन, ऑप्शन नंबर 2 है प्लीहा, ऑप्शन नंबर 3 है तिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन का ही नाम प्लीहा है और प्लीहा का ही नाम तिल्ली है। तीनों का नाम एक ही है, यानी तीनों सेम ही है, नाम सबका अलग अलग। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये सभी। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा तो तिल्ली ही दिया रहेगा, तो आप तिल्ली पर टिक करेंगे। अगर तिल्ली स्प्लीन नहीं दिया है तो प्लीहा पर टिक करेंगे, प्लीहा तिल्ली नहीं दिया है तो स्प्लीन पर टिक करेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में खून की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों क्वेश्चन है पुरुषों में खून की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है 2 लीटर, 4 लीटर, 5.5 लीटर और 5 लीटर। तो दोस्तों आपको बताना है इस सवाल का जवाब। पुरुषों में खून की मात्रा होती है, पुरुषों में खून की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है? 2 लीटर, 4 लीटर, 5.5 लीटर, 5 लीटर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुरुषों में खून की मात्रा जो होती है वो होती है 5.5 लीटर। 5.5 लीटर पुरुषों में खून की मात्रा होती है, जबकि महिलाओं में होती है 5.5 लीटर। महिलाओं में होती है 5 लीटर और पुरुषों में होती है 5.5 लीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्यों के कलाई की नस 1 मिनट में कितने बार चलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी के लिए नया होगा। मनुष्यों के कलाई की नस 1 मिनट में कितने बार चलती है?
तो दोस्तों अभी तक ये क्वेश्चन बना था कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। अब मनुष्यों के कलाई की नस 1 मिनट में कितनी बार चलती है या धड़कती है, तो ऑप्शन नंबर 1 है 101, ऑप्शन नंबर 2 है 102, ऑप्शन नंबर 3 है 103, ऑप्शन नंबर 4 है 104। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा ऑप्शन दिया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से हैं, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य होता तो हम उस पर टिक कर देते, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 4 में क्या है कि राज्य या सरकार कोई भी कानून, राज्य या सरकार कोई भी कानून सबके लिए क्या करेगी, बराबर बनाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म जाति लिंग या किसी भी व्यक्ति के उसकी सुंदरता के आधार पे उसको शिक्षा या किसी भी सांस्कृतिक कार्य में भाग लेने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, एक ही अपराध के लिए उसे कई बार सज़ा नहीं दी जा सकती। चलिए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 यानी 32, अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है, हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेथोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है रक्त रुधिराणु, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। रुधिराणु में रक्त रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, क्या होता है, रक्त रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, रक्त रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 WBC, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर 3 RBC, ऑप्शन नंबर 4 पानी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, दोस्तों WBC जो कि रक्त रुधिराणु में होता है 10,000 WBC होता है, लगभग 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स होता है, किसमें होता है, रक्त रुधिराणु में 2.5 लाख प्लेटलेट्स होता है, 2 से 2.5 लाख होता है। और दोस्तों रक्त रुधिराणु में ना कहकर केवल अगर पूछे आपसे रक्त में तो प्लाज्मा में पानी होता है कितना, 90% क्या होता है, जल होता है प्लाज्मा में। रक्त रुधिराणु में बोलेगा तो इसमें पानी नहीं होता। और दोस्तों आपका RBC है, ये जो होता है रक्त रुधिराणु में करीबन 40 लाख होता है, 40 लाख होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा RBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा कि रक्त रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, रक्त रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। तो आपका ऑप्शन सेम ऐसा ही रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा RBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होगा ब्लड का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, ब्लड का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कशोरकी, ऑप्शन नंबर 2 अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
ब्लड का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लड का अध्ययन या खून का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ब्लड का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 है केवल एक में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ब्लड का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोनों के, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में ना दिखे, केवल हेमेटोलॉजी दिखे तो इसको टिक करिएगा, और हेमेटोलॉजी ना दिखे तो सेरोलॉजी को टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोनों में। दोनों में रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सेरोलॉजी हेमेटोलॉजी दोनों में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होगा, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर 2 नानक, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें दिया है सिखों के सभी गुरुओं के नाम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पे नानक को दिया है। तो दोस्तों नानक थे सिखों के पहले गुरु, सिखों के पहले गुरु यानी सिख धर्म के संस्थापक। और गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। गोविंद सिंह 10वें गुरु या पहले गुरु। तो 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो हमसे पूछा है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 कॉपर के, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम के, ऑप्शन नंबर 3 आयरन के, ऑप्शन नंबर 4 आयरन ऑक्साइड के। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन है मंगल ग्रह को लाल रंग किसके कारण होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड के। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, सी ऑफ टैक्यूलिट, सी ऑफ टैक्यूलिट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन है सी ऑफ टैक्यूलिट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 मंगल, ऑप्शन नंबर 2 बुध, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रमा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चंद्रमा पर। सी ऑफ टैक्यूलिट कहाँ है? तो चाँद पर है। सी ऑफ टैक्यूलिट कहाँ है? तो चाँद पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति, सतह और स्थिति और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उल्लेख, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर 1 भाग 2, ऑप्शन नंबर 2 भाग 4, ऑप्शन नंबर 3 भाग 3, ऑप्शन नंबर 4 भाग 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों की ही संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकारों को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसी को संविधान की आत्मा कहा गया। और किसने कहा है? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ठोस, ऑप्शन नंबर 2 द्रव, ऑप्शन नंबर 3 गैस, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे दोस्तों 4 होगा
टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। तो दोस्तों पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, सेकेंड अवस्था को द्रव बोलते हैं, थर्ड अवस्था को गैस बोलते हैं। अब चौथी अवस्था हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर 2 रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 चैडविक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई है। जे थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के पीएच मान से संबंधित है। तो दोस्तों लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है 2.8, ऑप्शन नंबर 2 है 8.4, ऑप्शन नंबर 3 है 2.4, ऑप्शन नंबर 4 है 6.5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है 2.8 ये शराब का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 8.4 ये समुद्र के जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है 2.4 ये होता है सिरके का पीएच मान। ऑप्शन नंबर 4 दिया है लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान क्या होता है 6.5। 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2.8 शराब का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 2.4 ये किसका सिरके का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है 6.5 लार का पीएच मान 6.5 होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उजला थोथा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है उजला थोथा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उजला थोथा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 3 कोबाल्ट सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो दोस्तों उजला थोथा कहा जाता है किसे? जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं। और कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं दोस्तों? नीला थोथा। नीले थोथे को अगर यहाँ पे नीला पूछा जाएगा तो कॉपर सल्फेट बोलेंगे, लाल थोथा पूछा जाएगा तो कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट को हम कहते हैं लाल थोथा। कोबाल्ट सल्फेट को लाल, इसको बोलते हैं नीला, इसको बोलते हैं नीला। और उजला पूछा है तो उजला ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिंक सल्फेट को हम उजला थोथा कहते हैं और कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं नीला थोथा और कोबाल्ट सल्फेट को हम कहते हैं लाल थोथा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन प्लेटिनम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को और नाम से क्या जाना जाता है? तो आपका क्या राइट आंसर? चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होगा प्लेटिनम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है काला सोना, ऑप्शन नंबर 2 है झूठा सोना, ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद सोना। तो दोस्तों यहाँ पे झूठा सोना आयरन पायराइड को और सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दोस्तों लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया तो इसका राइट आंसर 6.5। 6.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन उजला थोथा किसे कहा जाता है? उजला थोथा किसे कहा जाता है? तो उजला थोथा किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट सभी। तो दोस्तों उजला थोथा कहा जाता है जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है। और नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा। और लाल थोथा किसे कहा जाता है? तो कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों प्लेटिनम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोने के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद।